मैं राज बहादुर यादव द स्मार्ट विजन क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, यूपी टेट स्टेट एग्जाम 2026 के लिए हम लोग जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। लेकिन आज के डेट में केवल और केवल क्लास में हम लोगों का सिलेबस डिस्कशन होगा। क्या देखने वाले हैं बेटा, हम आज केवल और केवल हमारा जो हिंदी का सिलेबस है उस सिलेबस का हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जुड़ जाइएगा, अपने साथियों को जोड़ लीजिए। मजेदार क्लास होने वाली है आपकी, मजेदार क्लास होगी आपकी। मेरे प्यारे भाई जल्दी से जुड़ जाइएगा, सारे साथियों को अपने जोड़ लीजिएगा। देखिए, आपको सिलेबस तो हम बताने चल रहे हैं, लेकिन इस सिलेबस में क्या क्या मिलने वाला है, इस सिलेबस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम सिलेबस को ऐसे डिस्कस नहीं करते। शुरुआत करते हैं हम हिंदी भाषा से। किस भाषा से शुरुआत करते हैं? हिंदी भाषा से हम लोग प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं, हिंदी भाषा के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये हिंदी आपके बोर्ड पे हमने लिख दिया है। क्या लिख दिया है? हिंदी शब्द आपके बोर्ड पे हमने लिख दिया है। इस शब्द को आपको बताना है, क्या ये हिंदी आपका शुद्ध लिखा गया है? क्या ये हिंदी शब्द जो लिखा गया है बोर्ड पे, क्या ये शुद्ध लिखा गया है, या एक दूसरा हिंदी शब्द इसके बगल में मैं लिख रहा हूं, आपको ये बताना है ये हिंदी शब्द शुद्ध है। इसमें से कौन सा हिंदी शब्द शुद्ध है, आपको कमेंट करके तेजी से बताना है। भावना रावत, जय हिंद सर, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। चलिए जल्दी से आंसर करने का प्रयास करिएगा, तेजी से आंसर करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे दो हिंदी शब्द लिखे गए हैं। फिर हम लोग अपने सिलेबस पे आएंगे भाई, सिलेबस पे आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। पहले आपको यहाँ पे बताना है दो हिंदी लिखे गए हैं, कौन सा हिंदी शुद्ध है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होगा त थ द ध, त थ द ध न, ये 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। इन 5 वर्णों के विषय में आप जानते हो। यहाँ पे देखो, इस ना को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? पंचमाक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? पंचमाक्षर कहा जाता है। इस पंचमाक्षर का योग अगर धा के साथ होगा, चाहे दा के साथ होगा, चाहे था के साथ होगा, चाहे ता के साथ होगा, इसको हम दो रूप में लिखते हैं। एक रूप हमारा किसका होता है? अनुस्वार का होता है। दूसरा रूप इसका किसके रूप में होता है? ना के रूप में होता है। यहाँ ना के नीचे हम हलंत लगा देते हैं तो ये आधा वर्ण हो जाता है। यहाँ पे देखो, द से पहले क्या आया है? ना आया है। इसका मतलब ये रूप भी हमारा सही है। यहाँ पे द से पहले क्या आया है? अनुस्वार आया है। इसका मतलब ये भी रूप सही है। तो यहाँ पे जो हिंदी शब्द लिखे गए हैं, ये दोनों हिंदी शब्द आपके क्या हैं? शुद्ध हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? शुद्ध हैं। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़े, अगर समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़े भाई। अगर ये दोनों शब्द हिंदी के शुद्ध लिखे गए हैं, अगर बात समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई, अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछ ले हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है बेटा बहुत। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है? हिंदी का नामकरण किस देश के वासियों ने किया? हिंदी का नामकरण किस देश के वासियों ने किया? किस देश के वासियों या निवासियों ने किया? ये दो प्रश्न आपके स्क्रीन पे हैं मेरे प्यारे बच्चे। जल्दी से आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर बताना है। फारसी भाषा, मेरे सभी बच्चों का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा हमारे बच्चों का आंसर आ गया। कौन सी भाषा आ गई भाई? फारसी भाषा हमारे बच्चों का आंसर आ गया है, जो कि आपका एकदम करेक्ट आंसर है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का नामकरण किस देश के वासियों ने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से आपका आंसर यहाँ भी आना चाहिए।
तेजी से आपका आंसर यहां भी आना चाहिए। सिंध नहीं मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे दिमाग लगा के आंसर करो। हर्षना, यहां पे दिमाग लगा के आंसर करो। हिंदी का नामकरण किस देश के निवासियों ने किया है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपको पता है हिंदी का नामकरण ईरानियों ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? ईरानियों ने किया था। किसने किया था? ईरानियों ने किया था। ये दोनों प्रश्न आपके सामने थे, दोनों प्रश्न आपने कर लिया होगा। आ जाओ अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये आपके सामने सबसे पहले क्या दिया गया है? वर्ण दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्ण दिया गया है। वर्ण के साथ साथ यहाँ पे और क्या दिया गया है? अक्षर दिया गया है। अक्षर के साथ और क्या क्या दिया गया है? तो आप बताएंगे ध्वनि दिया गया है। क्या तीनों एक हैं? वर्ण, अक्षर या ध्वनि, क्या तीनों एक हैं? और इससे बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द से बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद से बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। और पदबंध से बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य से बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? वाक्य कहते हैं। इसी में आपका पूरा व्याकरण समाहित हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी में आपका पूरा व्याकरण समाहित हो जाता है। इसी में आपका पूरा का पूरा व्याकरण क्या हो जाएगा? समाहित हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, वर्ण, अक्षर या ध्वनि, क्या ये तीनों इकाई एक हैं? यहाँ पे देखो एक क लिखा गया है। क्या ये वर्ण भी है, अक्षर भी है और ध्वनि भी है? जल्दी से ईमानदारी से आंसर करके बताएंगे। क्या ये वर्ण भी है, अक्षर भी है या ध्वनि है, या इनमें से कोई नहीं है? हमारे सभी बच्चों का तेजी से आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये वर्ण तो है, ये ध्वनि तो है, लेकिन अक्षर नहीं है। अक्षर की क्या शर्त होती है? जैसे ही इसमें हम क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे, ये अब आप हमारा क्या हो जाएगा? अक्षर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षर भी हो जाएगा। अब ये तीनों कहलाएगा, वर्ण भी कहलाएगा, अक्षर भी कहलाएगा और ध्वनि भी कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आगे पढ़े। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे, वर्ण, अक्षर या ध्वनि, तो हम लोग आगे बढ़ें। इससे बड़ी इकाई को क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों? शब्द कहा गया। जैसे आपको दे दिया जाए, ला दे दिया गया है, क दे दिया गया है और मा दे दिया गया है। इन तीनों का योग अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लकम बन जाएगा। क्या ये शब्द है? बोलो जल्दी से, क्या ये शब्द है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो शब्द नहीं है। लेकिन अगर इसी को व्यवस्थित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए मेरे दोस्त? व्यवस्थित कर दिया जाए। पहले हम क्या लिख दें? का लिख दें, फिर क्या ले आ दें? ला ले आ दें, फिर क्या ले आ दें? मा ला दें। तो ये आपका क्या बन गया? कलम बन गया। तो वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप बताएंगे शब्द कहलाता है। अब शब्द से बड़ी इकाई को आपने क्या कहा है? पद कहा है। पद का निर्माण कैसे होता है? कमेंट करके बताएंगे हमारे बच्चे। पद का निर्माण कैसे होता है? हमारे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। पद का निर्माण कैसे होता है? सभी बच्चे हमारे कमेंट करके बताएं। पद का निर्माण कैसे होता है? भावना, हर्षना, ये बच्चे गलत आंसर ना करें। पद का निर्माण कैसे होता है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अब एक चीज ये जान लो। जैसे एक कलम लिखा गया है, कलम में क्या लगा दोगे? से लगा दोगे। जैसे ही कारक चिन्ह जुड़ा, यहाँ पे क्या जुड़ा बेटा? कारक चिन्ह जुड़ा। ये क्या कहलाएगा? आपका पद कहलाएगा। अब पद से बड़ी इकाई को आपने क्या कहा है? पदबंध कहा है। क्या कहा है बेटा? पदबंध कहा है। अब पदबंध की बात आती है तो यहाँ पे देखो बंध शब्द है। बंध का अर्थ होता है बांधना। दो पदों को आपस में बांध देना ही क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। जैसे मैं आपको दे दूं, एक पद आपको दे दिया है हमने कलम। क्या दे दिया है? कलम। दूसरा पद हमने क्या दे दिया? पत्र दे दिया। इसको किसके द्वारा बांध दिया मेरे प्यारे बच्चे? से के द्वारा बांध दिया। एक पद आपका पत्र है, दूसरा पद क्या है? कलम है। दोनों को से के द्वारा बांधा गया। यही आपका क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। अब यहाँ पे देखो उप लिखा गया है। उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे आप बताएंगे। उप का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? छोटा। किससे छोटा? जो वाक्य से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। इसमें सहायक क्रिया का अभाव होता है। कलम से पत्र लिखा, कलम से पत्र लिखा,
ये आपका क्या है, उपवाक्य है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे वाक्य किसे कहते हैं? जैसे आपसे मैं बोलूं कलम से पत्र लिखा गया है, कलम से पत्र लिखा गया है, लिखा गया है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप बताएंगे हमारा वाक्य है। इन्हीं जो आपके 6 पॉइंट दिख रहे हैं, इसी में पूरा आपका सिलेबस समाहित है मेरे प्यारे बच्चों। इसी में आपका पूरा क्या है, सिलेबस समाहित है। आइए हम अपने सिलेबस के डिस्कशन को कर लेते हैं। सिलेबस आपको बता देते हैं क्या क्या आपका सिलेबस है, आपका कौन कौन सा यहाँ पे सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है। आइए देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखा था, वर्ण लिखा था। वर्ण के ये वर्णमाला, सबसे पहला टॉपिक हमारा शुरू होगा वर्णमाला। इस वर्णमाला के अंतर्गत हम किसकी किसकी चर्चा करते हैं बेटा? इस वर्णमाला के अंतर्गत हम किसकी किसकी चर्चा करते हैं? तो वर्णमाला में हमारा क्या आता है, तो आप बताएंगे वर्णमाला के अंतर्गत ही तो हमारा वर्ण आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे? वर्णमाला के अंतर्गत हमारा वर्ण आता है। अब मेरे प्यारे बच्चे जब वर्ण आ गया तो इस वर्ण के दो भेद होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो इसी के अंतर्गत हमें क्या मिलने वाला है, स्वर मिलने वाला है और व्यंजन मिलने वाला है। अब मेरे प्यारे बच्चे स्वरों का भी यहाँ विभाजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्वरों का हम विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? स्वरों का विभाजन करेंगे। हर्ष मिलेगा, दीर्घ मिलेगा, ओष्ठाकृति मिलेगा, मुखाकृति मिलेगा। व्यंजन में हम आज जब जाते हैं तो यहाँ पे हमें व्यंजन के प्रकार मिलते हैं। स्पर्श व्यंजन मिलेगा, अंतस्थ व्यंजन मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे? अंतस्थ व्यंजन मिलेगा। और क्या मिलेगा? ऊष्म व्यंजन मिलेगा। इन्हीं व्यंजनों से हम किसका निर्धारण करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा अल्प प्राण का निर्धारण करते हैं, महाप्राण का निर्धारण करते हैं। और किसका निर्धारण किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा इन्हीं व्यंजनों से हम अघोष का निर्धारण करेंगे और सघोष का निर्धारण करेंगे। किसका निर्धारण करेंगे? सघोष का निर्धारण करेंगे। इस वर्णमाला टॉपिक में और हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे? अनुस्वार पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? अनुनासिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार पढ़ेंगे, अनुनासिक पढ़ेंगे। और किसकी चर्चा होगी? विसर्ग की चर्चा होगी। ये तो आपके मेन पॉइंट थे जिनको हमने लिखा है। इसके बाद इसमें भी भेद और प्रभेद किए जाएंगे। उन भेद और प्रभेदों को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? इनके भेद और प्रभेद को देखने वाले हैं। दूसरे नंबर पे, दूसरे पॉइंट पे आपने क्या लिखा था बेटा? शब्द लिखा था। क्या लिखा था मेरे दोस्त? शब्द लिखा था। अब जब हम शब्द के तरफ बढ़ते हैं तो शब्द में हमें क्या मिलता है? सार्थक शब्द मिलता है और निरर्थक शब्द मिलता है। कौन कौन से शब्द मिलते हैं भाई? सार्थक शब्द मिलता है और निरर्थक शब्द मिलता है। सार्थक शब्द मिलता है बेटा, और क्या मिलता है हमें? निरर्थक शब्द मिलता है। और क्या मिलता है मेरे दोस्त? तो आप बताएंगे अविकारी शब्द मिलता है। कौन सा शब्द मिलता है? अविकारी शब्द मिलेगा। और क्या देखेंगे हम? विकारी शब्द के विषय में जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम और क्या देखने वाले हैं इस शब्द टॉपिक में? हम तत्सम को देखेंगे, तद्भव को देखेंगे। और क्या देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे? देशज को देखेंगे, विदेशज को देखेंगे। देशज विदेशज तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इसके साथ हम संकर शब्द को भी देखने वाले हैं। कौन से शब्द को देखने वाले हैं भाई? संकर शब्द को देखने वाले हैं। सार्थक, निरर्थक, अविकारी, विकारी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। इसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा उपसर्ग का नंबर आ जाएगा, प्रत्यय का नंबर आ जाएगा। किसका मेरे प्यारे बच्चे? उपसर्ग का, प्रत्यय की हम बात करेंगे। उपसर्ग प्रत्यय के अलावा यहाँ पे शब्द टॉपिक में हम और क्या देखने वाले हैं? समास देखने वाले हैं। और क्या देखने वाले हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द देखेंगे। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं बेटा? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द को देखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम लोग और क्या देखेंगे? इसके अतिरिक्त हम लोग इसमें इस टॉपिक में और क्या देखेंगे? तो आप बताएंगे रूढ़ शब्द देखेंगे, यौगिक शब्द देखेंगे, योग रूढ़ देखेंगे। कौन सा शब्द देखेंगे बेटा?
योग रूढ़ शब्द देखेंगे। इसके अलावा हम विलोम देखेंगे, विलोम शब्द के विषय में जानेंगे, अनेकार्थी शब्द के विषय में जानेंगे, अनेकार्थी, और क्या देखने वाले हैं यहाँ पे बेटा, पर्यायवाची के विषय में जानने वाले हैं, और क्या जानेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये हमारा किस टॉपिक के अंतर्गत आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सारे के सारे हम लोग किसके अंतर्गत देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर होगा ये सब हम शब्द टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। किस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे बेटा, शब्द टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। बात समझ में आई? समझ में आई? अगर आपने नोट किया है तो हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ें। इसके बाद कौन सा टॉपिक था हमारा, पद था मेरे प्यारे बच्चों। क्या था, पद था। पद के अंतर्गत हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, इस पद टॉपिक के अंतर्गत हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, तो मेरे प्यारे भैया आपका आंसर होगा संज्ञा की चर्चा होगी। संज्ञा आपका एक विकारी शब्द है, इसमें विकार किसके कारण से आता है, तो आप बताएंगे एक तो हमारा लिंग होता है, दूसरा वचन होता है। क्या होता है बेटा, लिंग होता है, वचन होता है और कारक होता है। इन लिंग वचन और कारक के अनुसार इस संज्ञा में परिवर्तन होता है। तो हम संज्ञा तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, संज्ञा के साथ और क्या क्या पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे और कारक पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारा नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों सर्वनाम का। किसका नंबर आता है, सर्वनाम का। तीसरे नंबर पे हमें क्रिया का नंबर आता है। क्या आता है बेटा, क्रिया का। जहां पे हम क्रिया पढ़ेंगे वहीं पे हम दो टॉपिक और पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक होगा बेटा काल और वाच्य। इस काल और वाच्य से हर बार आपके एग्जाम में टेट में तो 100% आया है, यस टेट में नहीं भी आया है फिर भी आने की संभावना रहती है। तो यस टेट में क्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट आपका होगा विशेषण का। कौन सा पॉइंट होगा बेटा, विशेषण का। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होगा इसमें अव्यय का। किसका मेरे प्यारे बच्चे, अव्यय का। जहां पे हम अव्यय को देखने वाले हैं बेटा, वहां पे हम 4 पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं आपसे। कितने पॉइंट की, 4 पॉइंट यहाँ पे अव्यय में देखेंगे। कौन कौन सा 4 पॉइंट देखने वाले हैं, तो आपका आंसर होगा, एक तो होगा क्रिया विशेषण। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, पहला होगा आपका क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है, तो आप बताएंगे संबंध बोधक। क्या है, संबंध बोधक। तीसरा क्या है, तो आपका आंसर होगा समुच्चय बोधक। कौन सा बोधक, समुच्चय बोधक। और चौथा कौन सा है, तो आपका आंसर होगा विस्मयादि बोधक। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक टॉपिक ऐसा आता है जहां से आपके सी टेट हो गया, यस टेट हो गया या टेट हो गया, सभी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। वो टॉपिक कौन सा है, स्टार बना के यहीं पे नोट कर लेना, निपात। क्या नोट करोगे बेटा, निपात। ये तो आपके पद टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। यहाँ किस टॉपिक से होंगे बेटा, पद टॉपिक से ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो नंबर आता है हम लोगों का बेटा, वो है वाक्य विभाग। कौन सा विभाग था, वाक्य था मेरे प्यारे बच्चे। किसकी चर्चा हम करने वाले हैं, वाक्य की चर्चा करने वाले हैं। इस वाक्य में हम लोग क्या देखेंगे, एक तो हम देखेंगे रचना के आधार पे। किसके आधार पे, एक हम लोग देखने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य। किसके आधार पे वाक्य देखेंगे बेटा, रचना के आधार पर वाक्य देखेंगे। दूसरा किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे वाक्य देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य देखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त और क्या यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर होगा, यहाँ पे हम मुहावरा की चर्चा करेंगे। और किसकी चर्चा करेंगे, यहीं पे हम लोग लोकोक्ति की चर्चा करेंगे इसी वाक्य विभाग के अंतर्गत। और किसकी चर्चा करेंगे, हम यहीं पे विराम चिन्ह की चर्चा करेंगे। किस चिन्ह की चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, विराम चिन्ह की चर्चा करेंगे यहाँ पे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया। जहाँ पे हम वर्णमाला देखेंगे, वर्ण देखेंगे, वहीं पे हम संधि की भी चर्चा करेंगे। वर्ण के साथ साथ ही हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, संधि की चर्चा करने वाले हैं। ये पॉइंट आपने नोट किया, अगर नोट किया तो हम लोग आगे बढ़ें। अगर नोट हो गया तो हम लोग आगे बढ़ें भाई।
वाक्य विभाग हो गया। वाक्य विभाग के बाद हमारा अभी कुछ पॉइंट छूटा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। वो कुछ पॉइंट कौन कौन सा छूटा हुआ है? सबसे पहले यहाँ पे हम देखने वाले हैं रस। और किससे क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चे? छंद से क्वेश्चन होता है। इसके अलावा हमारा किसके क्वेश्चन होता है? अलंकार से संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन कहाँ से आता है? भाषा से आता है। और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटे? आपके इस एग्जाम में बोली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5 पॉइंट आप अलग से नोट कर लेना। इसके बाद अभी 5 पॉइंट के बाद अभी सिलेबस आपका समाप्त नहीं हुआ है। इसके बाद नंबर आ जाता है आपके साहित्य का। किसका नंबर आ जाता है? साहित्य का। साहित्य में सबसे पहला पॉइंट साहित्यकार और उनके साहित्य। क्या पूछ लेता है बेटा? रचना और उनके रचनाकार, साहित्यकार एवं साहित्य। इसके बाद मेरे प्यारे भाई यहाँ पे विभिन्न पुरस्कार। क्या पूछेगा? विभिन्न पुरस्कार पूछेगा आपसे। और क्या पूछने वाला है? पंक्तियां पूछता है। देखने में छोटा सा सिलेबस, लेकिन कुछ भी छोड़ा नहीं गया है यहाँ पे। साहित्यकार एवं साहित्य, विभिन्न पुरस्कार। विभिन्न पुरस्कार में आपसे क्या पूछेगा भाई? हो सकता है ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ ले। क्या पूछ ले? ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ ले। या आपसे क्या पूछ ले? साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ ले। क्या पूछ ले भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ ले। ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है बेटा। या साहित्य अकादमी के अलावा आपसे व्यास सम्मान पूछ ले। कौन सा सम्मान पूछ ले? व्यास सम्मान पूछ ले। या आपसे और क्या पूछ सकता है बेटा? सरस्वती सम्मान पूछ सकता है। सरस्वती सम्मान, ये मूल सम्मान हमने लिखा दिया है। बाकी और गौण सम्मानों को हमने छोड़ा है। जब हम लोग क्लास में रहेंगे तो वहां पे देखेंगे। जब हम लोग क्लास में रहेंगे तो वहां पे देखेंगे। ये तो रहे आपके साहित्य से संबंधित चीजें। तो मेरे प्यारे बच्चे अभी भी आपका सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है। क्या समझा आपने? अभी भी आपका सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है। अभी सिलेबस समाप्त ना होने का आशय क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो सिलेबस समाप्त कैसे होगा? सिलेबस इसका समाप्त होगा कैसे? तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, एक सेक्शन आपका जो पेडागॉजी का होता है। किसका होता है? पेडागॉजी का होता है। वो सेक्शन भी आपसे पूछा जाता है। तो पेडागॉजी में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा? भाषा विकास का अध्यापन। किसका अध्यापन? भाषा विकास का अध्यापन। जब हम भाषा विकास के अध्यापन की बात करते हैं, इसमें आपका अधिगम होगा और अर्जन होगा। भाषा अध्यापन के सिद्धांत होगा। क्या होगा? भाषा अध्यापन के सिद्धांत होगा। सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित भाषा के रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ होगा। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाई, त्रुटियां, विकार होगा। भाषा कौशल होगा। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना होगा। उपचारात्मक अध्यापन है। अध्यापन अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन। इस पूरे टॉपिक से आज तक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है बेटा, वो 1 से 2 क्वेश्चन बना है। कितना क्वेश्चन बना है? 1 से 2 क्वेश्चन बना है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके किसके बने हुए हैं? व्याकरण से बनता है। व्याकरण के बाद आपका साहित्य से 2-1 क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद 2 ही 1 क्वेश्चन आपके भाषा और बोली से पूछ लेता है। इस तरह से इसके जो है पाठ्यक्रम को हम लोग जो निर्धारण किया है आपका कमीशन, उसको कुछ भी छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, छोड़ना नहीं है। तो इसका मतलब यहां से जो भी प्रश्न आपके आते हैं उन सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं बेटा, ये याद रखिएगा। एक एक चीजों का यहाँ पे हिसाब होने वाला है। आप द स्मार्ट विजन क्लासेज में है। द स्मार्ट विजन क्लासेज का जो हमारा मोटिव है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? हम आपको ऐसी क्लास प्रोवाइड कराएं आपको जिससे आपका भला हो जाए। तो यहां पे मेरे प्यारे दोस्त, हम आपसे कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं
क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं कौन कौन से वे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में अब तक टकराए हुए हैं। ये सारी चीजें आपने नोट किया है। कल की डेट में ना कहिएगा कि नहीं सर ने सिलेबस नहीं बताया था, और सिलेबस में आपको जो हमारा इस चैनल है, जो हमारा द स्मार्ट विजन है, इसका ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप में बहुत सारी चीजें आपको ऐसे फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती हैं, लेकिन इसके बाद जो आज के डेट में हम लोगों ने चर्चाएं किया है, वो इतनी चर्चाएं किया है, एक एक क्रमशः हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस यहाँ पे हमने लिख के बता दिया है। इसको छोड़ के आइए यहाँ पे देखते हैं तुलसीदास के रचनाकार कौन है। यहाँ पे एक रचना आपसे पूछी गई है, उस रचना का नाम क्या है, तुलसीदास है। तुलसीदास के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो देखते हैं हमारा कौन बच्चा इस तुलसीदास के रचनाकार का सही नाम बता ले जाता है। तो यहाँ पे याद, अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे छायावाद से प्रश्न आया है। कहां से आया है, छायावाद से प्रश्न लिया गया है। तब छायावाद से जो प्रश्न बनते हैं, तो हो सकता है आपसे छायावाद की बृहत्त्रयी पूछ ले। क्या पूछ ले बेटा, छायावाद की बृहत्त्रयी पूछ ले। जल्दी से आंसर करने का प्रयास करिएगा। छायावाद की बृहत्त्रयी एक प्रश्न ये बन सकता है यहां से। दूसरा प्रश्न नया बनाएंगे तो छायावाद की लघुत्रयी कौन सी है। क्या पूछेगा, लघुत्रयी। इस छायावाद की लघुत्रयी में कौन कौन कवि आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, छायावाद की लघुत्रयी में 3 वर्मा है। कितने वर्मा है, 3 वर्मा है। पहला नाम राम कुमार वर्मा, किसका, राम कुमार वर्मा का नाम आता है। दूसरा नाम किसका आता है मेरे प्यारे बच्चे, आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। कौन सी वर्मा, महादेवी वर्मा। और तीसरा नाम कौन है, भगवती चरण वर्मा। ये तो आपके छायावाद की लघुत्रयी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, छायावाद की लघुत्रयी है। अगर आपसे पूछे छायावाद के प्रमुख स्तंभ, क्या पूछ ले बेटा, छायावाद के प्रमुख स्तंभ। अगर प्रमुख स्तंभ की हम बात करते हैं तो प्रमुख स्तंभ में कौन कौन आते हैं, इस छायावाद के प्रमुख स्तंभ में कौन कौन आते हैं। तो आप यहाँ याद रखिएगा, छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ है उसमें हमारे प्रसाद जी आते हैं। कौन आता है, प्रसाद आते हैं, पंत आते हैं, निराला और महादेवी वर्मा। निराला और महादेवी वर्मा, इनका पूरा नाम आप लोगों को पता ही होगा, वहां बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। अब देखो ये महादेवी वर्मा कहाँ चली आई बेटा, इधर चली आई हैं आपके लघुत्रयी में। तो अब बृहत्त्रयी में कौन कौन नाम शेष रह गए आपके। बृहत्त्रयी की जब बात करते हैं तो बृहत्त्रयी में कौन आता है, तो आप बताएंगे प्रसाद आते हैं, और कौन आता है बेटा, पंत आते हैं, और कौन आता है, निराला जी आते हैं। प्रसाद, पंत और निराला, ये 3 कवि आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा आंसर है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर है, सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। क्या आपका भी यही आंसर था, बोलिए जल्दी से, क्या आपने भी यही आंसर किया है यहाँ पे। अगर यही आंसर किया होगा बेटा तो आपका आंसर काबिले तारीफ है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है, तो आपका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पे देखो एक केशवदास, केशवदास की रचना कौन सी मेरे प्यारे बच्चे, तो आप अपने दिमाग में बैठा लेना, रामचंद्रिका। कौन सी फेमस रचना इनकी, रामचंद्रिका को अपने दिमाग में बैठाए रहना। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, आपको जल्दी से बताना है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, हमारे सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर करके बताएंगे, और जो बच्चा हमारे साथ बाद में जुड़ा है उस सेशन को लाइक कर देगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, आपको जल्दी से बता देना है। यहाँ पे संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप इस तरह के शब्द आधे कट्टे फट्टे वाले वर्ण वाले देखो, तो इसको वर्ण को केवल देखना है। ये क्या है, ग है, इसी ग का परिवर्तन, ग आपका क्या है, आधा है, इसका परिवर्तन पहले वर्ण में कर दो।
इक्का हो जाएगा। री को यहाँ पे जोड़ दो, ये ऋक शब्द इधर बन गया। दूसरी तरफ आपके पास बचा क्या है, वेद है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वेद है। ऋग्वेद का विच्छेद क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ऋक धन वेद होगा। कौन सा विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे देखो वी विकल्प में आपका एकदम करेक्ट आंसर छुपा है। किस विकल्प में छुपा है, वी विकल्प में आपका एकदम करेक्ट आंसर छुपा है। तो हमारे बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। यहाँ ऋक धन वेद आपका राइट आंसर होगा। इसमें कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चे, ऋग्वेद शब्द में आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ करा आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। तेजी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। यहाँ पे हमारे सभी बच्चों का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है। यहां पे आप शब्द किसके लिए प्रयुक्त है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर अपने लिए प्रयुक्त है, किसके लिए प्रयुक्त है, अगर अपने लिए प्रयुक्त है तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। इस आप शब्द का प्रयोग दो जगह पे किया जाता है। कितने जगह पे किया जाता है, दो जगह पे किया जाता है। एक तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। कहां पे किया जाता है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में किस में किया जाता है, तो मध्यम पुरुष में किया जाता है। मध्यम पुरुष में किसका प्रयोग करते हैं हम, आप का प्रयोग करते हैं और तू का प्रयोग करते हैं। किसी को सम्मान देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आप शब्द का प्रयोग करते हैं मध्यम पुरुष में। किस पुरुष में बेटा, मध्यम पुरुष में। लेकिन यहाँ ऐसा है ही नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम है ही नहीं। पहली चीज तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण की स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। आपको जल्दी से बताना है। ये उच्चारण स्थानीय वर्णमाला का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है बेटा, वर्णमाला का क्वेश्चन है। आपको जल्दी से बताना है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से यहाँ पे कौन सा विकल्प शुद्ध है। शुद्ध पूछा है तो आपको जल्दी से बता देना है भाई। यहाँ पे पहला सा जो लिखा गया है बेटा, ये मूर्धा से बोला जाता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, ये मूर्धा से नहीं बोला जाता है, बल्कि ये कहाँ से बोला जाता है, तालु या तालव्य से बोला जाता है। तीनों सा देख लो पहले, क्या देख लो बेटा, तीनों सा को हम यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं। और क्या पूछा है, च पूछा है। ये आपके चार वर्ण पूछे हैं। तो यहाँ पे आपको पहला वर्ण सा है, तो कहाँ से बोला जाता है, तालु या तालव्य से। कहाँ से बोला जाता है बेटा, तालु या तालव्य से बोला जाता है। दूसरा आपका कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। इसे किस सा के नाम से जानते हैं, मूर्धन्य सा के नाम से जानते हैं। और तीसरे को हम क्या कहते हैं बेटा, दंत सा कहते हैं। च का स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसी तालु को हम दूसरे नाम से किसके नाम से जानते हैं, तालव्य के नाम से। इसमें से मैच करा लो कहाँ पे आपका राइट आंसर है। शा को मूर्धन्य दिया इन्होंने तो ये गलत है। चा को इन्होंने कंठ दिया तो ये गलत है। सा को तालव्य दिया तो भी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा विकल्प है, बी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर है बेटा, यहाँ पे बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। क्या आपने भी लगाया है, क्या आप लोगों ने भी लगाया है क्या, तो आपने नहीं लगाया होगा तो गलत आंसर है बेटा। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। अब यहाँ पे आपको बताना है जो लड़के लिखा गया है इसमें अशुद्ध क्या है। ये लड़का आपका पुल्लिंग है कि नहीं, ये बताइए भाई आप पहले। लड़का पुल्लिंग है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये पुल्लिंग है।
लड़का कर्ता के रूप में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो आप बताएंगे हाँ सर कर्ता के रूप में ये आ सकता है, ते भी आपका शुद्ध है। इसके बाद क्या कह रहा है, बहुवचन है या एक वचन है? एक वचन है या बहुवचन है? मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरे लड़के ने, तो यहां एक लड़के की बात की जा रही है। कितने लड़के की बात की जा रही है? मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो यहाँ पे एक लड़के की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बहुवचन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे बहुवचन नहीं है। क्या नहीं है बेटा? बहुवचन नहीं है। यहाँ पे लड़के शब्द किस वचन में प्रयुक्त है? तो आपका आंसर होगा एक वचन में प्रयुक्त है। जबकि आप लोग देखते होंगे लड़का लिखा है तो लड़का आपका एक वचन होता है, लेकिन लड़के लिख देते हैं तो आपका क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लड़के शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। यहाँ मेरे लड़कों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तब आपका बहुवचन हो जाता। आ जाओ अगले प्रश्न पे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी शब्द में पानी जाने से कौन कौन नहीं उबर रहा है? एक तो मोती की बात कर रहा है बेटा, दूसरा मानुष की बात कर रहा है, तीसरा किसकी बात कर रहा है? चून की बात कर रहा है। चून का मतलब होता है आटे की लोई। किसकी लोई से आशय है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे? आटे की लोई। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे चूना भी समझ लेते हैं। मानुष का मतलब है यहाँ पे मनुष्य। मोती से अगर उसका पानी निकल जाए मेरे प्यारे बच्चे तो इसकी क्या समाप्त हो जाती है? चमक समाप्त हो जाती है। क्या समाप्त हो जाती है? चमक समाप्त हो जाती है। चौराहे पे अगर आपको कोई चार झापड़ मार दे और गली में आके हाथ जोड़ ले, क्या आपकी जो चौराहे पे इज्जत नीलाम हुई, क्या वो इज्जत गली में वापस आ जाएगी? आप कहेंगे नहीं। मनुष्य के संदर्भ में यहाँ पे क्या है? इज्जत है। यहाँ चून आटे की लोई, अगर आटे की लोई से आप पानी सूख जाए मेरे प्यारे बच्चे तो आप उसमें कितना भी पानी डाल दो फिर वो आटा रोटी बनाने के योग्य नहीं होता है। या चूने में डालोगे तो फिर चूना खाने योग्य नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 6 प्रश्न आपके सामने हैं। इन प्रश्नों को आपने किया, समझने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है आपके सामने, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इनमें कौन सा विशेषण है? यहां पे कौन सा विशेषण है? पूरा सुख भोगता रहा, यहां पे कौन सा विशेषण है? जल्दी से आंसर करके बताएं। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इनमें कौन सा विशेषण है? आपको तेजी से आंसर करके बताना है। यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाण की बात कर रहा है, या सार्वनामिक विशेषण है? सुख दुख आते रहते हैं, ये सुख दुख किस में आएगा? ये पूरा शब्द आपका क्या है? विशेषण है। ये गुणवाचक विशेषण में आएगा मेरे प्यारे बच्चे। किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे। प्रश्न नहीं है, यहाँ पे देखो बेटा, भरोसे का प्रतीक द स्मार्ट विजन क्लासेस। डाउनलोड करिए ऐप द स्मार्ट विजन क्लासेस पे। किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए आपको तो जानकारी के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 9455। कौन सा नंबर दिया गया है? 9455 496001। या यहीं पे आपको कुछ नहीं करना है, पूरे के पूरे डिजिट यहाँ 60 तक वही रहेगा, यहाँ पे 08 कर लेना है। आवर कोर्सेज, हमारे कौन कौन से कोर्स रन पे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे टीजीटी पीजीटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, या एलटी में लेना चाहते हो, या जीआईसी एलटी, यूजीसी नेट जेआरएफ, इतने क्लासेज आपके यहाँ से शिक्षक भर्ती से संबंधित। इसके अलावा सीटेट, यूपी टेट, यश टेट, डीएसएसबी, बीपीएससी, केवीएस और एनवीएस, ये सारी बैचेज हमारे रन होने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो इन बैचों से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के मेरे साथ इतनी देर बिताया है, उसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मेरे प्यारे भाई,
मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। कल से हमारी एक क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। आज तो हमने केवल सिलेबस का डिस्कशन किया है, कल से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेके आएंगे। कौन से पेपर को लेके आएंगे? प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन पेपर को लेके आएंगे और उनसे संबंधित आपकी क्लास में डिस्कशन शुरू हो जाएगा कल से। कल से आप धारदार क्लास देखने को पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, दीजिएगा हमें इजाजत। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा। वहां पे आपको सारी जानकारियां भी मिलती रहती हैं। क्या मिलती रहती हैं? वहां पे आपको सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो मेरे प्यारे भैया आज के लिए बस इतना ही। दीजिएगा हमें इजाजत। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।